डियर स्टूडेंट्स, मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। तो आज हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम कैप्सूल की श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको 2019 बोर्ड परीक्षा, याद रखिएगा 2019 बोर्ड परीक्षा के सवालों के हल देखने को मिलेंगे और आपको कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जो आपके सामने है, इसका पहला सवाल दिख रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसका उपयोग लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं POP। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको क्या बोला जाता है? POP। ठीक है। उसके बाद इसका फार्मूला ज़रा देखिए आप लोग क्या है। फार्मूला है इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O। मैंने आपको कल की क्लास में होमवर्क में भी इसको दिया था, तो आपने इसको कर ही लिया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मैंने कहा था मैं आपसे बताऊँगा इसको। चलिए, तो अब देखिए इसको, ये है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये जो आधा है, इस आधा शब्द को हेमी बोला जाता है, हेमी। ठीक है। और ये H2O जहाँ भी लगा होता है उसको हाइड्रेट बोला जाता है, हाइड्रेट। ये बात को ध्यान में रखेंगे आप। और बाकी CaSO4 का तो नाम आप लोग जानते ही होंगे, कैल्शियम, उसके बाद सल्फेट। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिए। तो ये इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिए। कैसे बनाया जाता है, हम इसका रासायनिक समीकरण देख लेते हैं, क्योंकि सवाल आपसे क्या पूछा गया है? सवाल पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि और इसका एक उपयोग लिखिए। तो चलिए इसके बनाने की विधि हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे पहले आप लिखेंगे जिप्सम। क्या लिखेंगे? जिप्सम। जिप्सम को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसको बोलते हैं। ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। मतलब इसका फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है ना। तो अब हमने लिया CaSO4 इंटू 2H2O, इसको हमने गर्म कर दिया 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर, या 100 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप भी बोला जाता है। याद रखिएगा, 100 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप भी बोला जाता है। तो CaSO4 इंटू 2H2O ये है आपके पास। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपको इसे गर्म करना है कितने पर? 100 से 120 डिग्री सेल्सियस पर। इसे आप केल्विन में भी लिख सकते हैं, 373 केल्विन से 393 केल्विन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या हुआ? चूंकि आपने गर्म किया तो इसका जल बाहर निकलने लगता है, और जब जल बाहर निकलता है तो इस प्रक्रिया को हम निर्जलीकरण भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा, जल के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है वो निर्जलीकरण कहलाती है। तो हम इसे भी देख सकते हैं। अब जैसे ही हमने इसको गर्म किया, इसका 3/2 मोल जल बाहर निकल जाता है, और बचता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और प्लस में आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, जो जल बाहर निकला हुआ है 3/2 H2O। 3/2 H2O बाहर निकला हुआ है, आप उसे प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो ये इसका बनाने की विधि हो गई। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? जिप्सम को 373 केल्विन से 393 केल्विन के बीच गर्म करने पर निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, और आप इस रिएक्शन को लिख दीजिएगा। ठीक है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, एक या दो उपयोग ही पूछा जाएगा, तो कम से कम आप लोग इसका 2 उपयोग तो याद कर लीजिए। सबसे पहला, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। किसको जोड़ने में? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। क्या चढ़ाने में? प्लास्टर। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो प्लास्टर जो चढ़ाया जाता है वो POP का ही होता है। क्या होता है? POP का ही होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आप देख लीजिए कि दूसरा इसका उपयोग क्या है? मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए।
ये भी इसका उपयोग है, ठीक है ना। मूर्तियाँ और खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है। तो ये आपके दो उपयोग हो गए। अगर आप तीसरा याद करना चाहते हैं तो सजावटी सामान बनाने में, जैसे आपने देखा होगा घरों में कभी कभी छतों के ऊपर फूल बना दिए जाते हैं जहाँ पंखा लगा होता है। तो ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं, मछलियाँ बना दी जाती हैं उस पर, कुछ फूलों की आकृति बना दी जाती है। तो ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती हैं। याद कर लीजिएगा आप लोग, किससे बनाई जाती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनाई जाती हैं। तो ये हमारा हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देख लिया कैसे बनाएंगे। इसको कैसे बनाएंगे? जिप्सम को आपको गर्म करना है 100 से 120 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन भी आप बोल सकते हैं। तो निर्जलीकरण से पीओपी प्राप्त होता है। अगर यही उल्टा कर दें, अर्थात पीओपी को पुनः जल दे दिया जाए, तो इसके जलीकरण से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात पुनः जिप्सम बन जाएगा। इसीलिए पीओपी को हमेशा जल से दूर रखा जाता है, क्योंकि इसे जल जैसे ही मिलेगा ये क्या हो जाएगा, कठोर पदार्थ फिर से जिप्सम बना लेगा, क्योंकि जिप्सम बहुत तेज़ कठोर होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में भी किया होता है, सीमेंट उद्योग में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है, जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क से धातु निष्कर्षण का समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करें हम लोग। जिंक धातु के सल्फाइड अयस्क के, हमने जो पढ़ा था धातु कर्म की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया पढ़ा था? धातु कर्म की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो हमने धातु कर्म की प्रक्रियाओं को पढ़ा था उसमें हमने देखा था क्या, कि सबसे पहले तो होता है सांद्रण, अयस्क का सांद्रण। तो आप बताइए धातु कर्म क्या है? आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर कल की क्लास में मैं बताऊंगा। अयस्क का सांद्रण, फिर होता है निस्तापन, उसके बाद होता है भर्जन, फिर होता है प्रगलन, प्रगलन के बाद होता है सिंटरन, सिंटरन के बाद आपने देखा था अपचयन भी होता है किसी किसी का, अपचयन, और अपचयन के बाद लास्ट पार्ट था शोधन। तो ये हमारी थी धातु कर्म की विधियाँ। इन्हीं धातु कर्म की विधियों से अयस्कों से, याद रखिएगा, अयस्कों से क्या निकाले जाते हैं? धातु निकाले जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसका सल्फाइड अयस्क दिया गया है? कौन सा अयस्क दिया गया है? सल्फाइड अयस्क दिया गया है, और उस सल्फाइड अयस्क से हमको निकालना है जिंक। तो जिंक का सल्फाइड अयस्क लेना पड़ेगा ना। तो चलिए जिंक का सल्फाइड अयस्क लेने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं जिंक सल्फाइड। क्या लेते हैं? जिंक सल्फाइड, ZnS से जिंक का निष्कर्षण, जिंक सल्फाइड से जिंक का निष्कर्षण। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये अपनी कॉपी में आप ज़रूर नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला नंबर इसका सांद्रण करते हैं, पहला नंबर इसका सांद्रण करते हैं। तो आप पहले पॉइंट में ऐसे ही लिखेंगे, सर्वप्रथम इसका सांद्रण करते हैं, सर्वप्रथम इसका सांद्रण करते हैं। दूसरा नंबर, अब चूंकि ये सल्फाइड अयस्क है इसीलिए इसका किया जाएगा भर्जन। तो निस्तापन और भर्जन के बारे में आपने क्या पढ़ा था? भर्जन जो था वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म किया जाता था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो है नहीं इसीलिए वायु की उपस्थिति ली जा रही है, परंतु जिनमें ऑक्सीजन पहले से ही होता है उनको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, और यहाँ पर अयस्क उसके ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदलता है? ऑक्साइड में। तो दूसरे में लिखिए इसका निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? निस्तापन। इसका करते हैं हम लोग निस्तापन, याद रखिएगा, इसका निस्तापन। एक मिनट उल्टा मैं बोल रहा हूँ, निस्तापन नहीं करेंगे इसका करेंगे भर्जन। इसका भर्जन करते हैं। क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। तो भर्जन कैसे होगा देखिए, ZnS है, इसको वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, और जैसे इसको गर्म करते हैं तो बन जाता है जिंक का ऑक्साइड और बन जाता है SO2। यहाँ से ये SO2 निकल जाता है बाहर, बचता है केवल जिंक का ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ से बन गया जिंक का ऑक्साइड। तो भर्जन की प्रक्रिया में अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाता है, ये बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तीसरा,
और लास्ट प्रक्रिया क्या है? तीसरी और लास्ट प्रक्रिया है ऑक्साइड का अपचयन। ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, टोटल याद कर लीजिए। ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन। तो अब देखिए ZnO प्लस कार्बन, इसके द्वारा अपचयन इसका करा देंगे। तो अपचयन की प्रक्रिया में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन पृथक होता है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन पृथक होकर चला जाएगा कार्बन के पास, तो केवल बचेगा क्या? Zn, और प्लस में बचेगा CO। इस प्रकार से हमें मिल गई धातु। तो हमारे पास देखिए क्या था, हमारे पास था सल्फाइड अयस्क। क्या था? सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क का हमने पहले भर्जन कर दिया, भर्जन से वह अपने ऑक्साइड में बदल गया जिसका नाम है जिंक ऑक्साइड। आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड। ठीक है। फिर देखिए इसका हमने कर दिया अपचयन, किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा अपचयन कर दिया, जिससे ये बदल गया जिंक धातु में। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका जिंक के सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण। तो आपने देखा जिंक के सल्फाइड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं? 3 पदों में करते हैं, सांद्रण करिए, भर्जन करिए और अपचयन करिए, आपको मिल जाएगी जिंक धातु। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, अब इसका शोधन कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि शोधन कर लेते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, आपका हो चुका है रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग आज के अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। कैलामाइन अयस्क से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कैलामाइन। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कैलामाइन। क्या लिखा है? कैलामाइन। जब मैंने आपको अयस्कों की सारणी बनवाई थी तो उसमें मैंने आपको कैलामाइन जरूर लिखवाया गया होगा, जो फार्मूला है ZnCO3, जिसे बोलते हैं आप लोग जिंक कार्बोनेट। याद रख लीजिएगा। तो कैलामाइन अयस्क का जो सूत्र है वो है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट इसका नाम है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर जिंक कार्बोनेट आपको मिल गया। अब जिंक कार्बोनेट से इस बार आपको बनाना है जिंक। अभी पीछे आपने बनाया जिंक सल्फाइड से जिंक, इस बार आपको जिंक कार्बोनेट से जिंक बनाना है। तो चलिए पद देखिए कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से पद इसमें प्रयोग होंगे। पहला नंबर वही लिखेंगे आप लोग, अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण करते हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। दूसरा देखिए क्या करना है आपको, दूसरा नंबर। अब चूंकि देखिए यहाँ पर अभी मैंने कहा पिछले वाले का हमने भर्जन किया था। क्यों किया था? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं था। लेकिन आप यहाँ पर देखिए इसमें तो पहले से ही ऑक्सीजन है, इसीलिए इसका भर्जन नहीं, इसका आप क्या करेंगे? निस्तापन करेंगे। क्या करेंगे? निस्तापन। तो अब देखिए दूसरा लिखिएगा निस्तापन करते हैं। निस्तापन इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं वायु की अनुपस्थिति। वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। तो देखिए इसका रिएक्शन क्या बनने वाला है? ZnCO3 है। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे वायु की अनुपस्थिति में, तो वायु लिखा नहीं जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ZnO और प्लस बाहर निकल जाता है CO2। क्या बाहर निकल जाता है? CO2। अब देखिए फिर से आपको ऑक्साइड अयस्क मिल गया। फिर आप तीसरा नंबर लिख दीजिए, ऑक्साइड का अपचयन कर देते हैं। ऑक्साइड का अपचयन कर देते हैं, ये आप लिख लीजिएगा, ऑक्साइड का अपचयन कर देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा, ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन कर लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देख लीजिए जो आपने पीछे देखा ही था, ZnO प्लस C, इसके साथ इसको किया जाएगा गर्म, तो ऑक्सीजन चला जाएगा कार्बन के पास और हो जाएगा जिंक अकेला, और प्लस क्या हो जाएगा? CO। तो देखिए जिंक अकेला हो गया, जिंक धातु का निष्कर्षण हो गया, यही है धातु। ये प्रकार से आपने कैलामाइन अयस्क से जिंक का निष्कर्षण कर लिया।
तो इसको आप लिख देंगे इसी तरह से, जितना मैंने आपको लिखने को बोला यही आप नोट कर लीजिए और इसको अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, कॉपर ग्लांस से कॉपर का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का अगला सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ बताइए। बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ बताइए, उसके बाद रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ हैं और उनका आपको रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। तो ये आपका आज का HW है, होमवर्क है, आप इसको करिएगा, मैं कल की क्लास में इनको बताऊंगा आपको। फिलहाल हम लोग जो कल की क्लास में पढ़े थे 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क थे, आज आप उनको देखिए, आज आप उनको देख लीजिए। क्या है आपके लिए, क्रियात्मक समूह को समझाइए, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, और आपको बताना है कि कॉपर का एक अयस्क उसका नाम और उसका सूत्र, कॉपर का एक अयस्क उसका नाम और उसका सूत्र। तो सबसे पहले आप कॉपर का एक अयस्क उसका नाम और उसका सूत्र लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप कॉपर ग्लांस ही लिख लीजिए इसमें, कॉपर का एक अयस्क उसका नाम और उसका सूत्र, जिसे मैं कल आपको बताने वाला हूँ। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस, इसका फॉर्मूला है Cu2s, Cu2s, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। और एक आप लिख सकते हैं इसका क्यूप्राइट, एक अयस्क और लिख लीजिए क्यूप्राइट। वैसे सारणी में मैंने आपको सब लिखवाया हुआ है, लेकिन मैं 2 अयस्क फिर भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग कुछ और अयस्क देख लेंगे इंपॉर्टेंट, जो आप याद करने के लिए सक्षम है तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो क्यूप्राइट अयस्क का जो फॉर्मूला होता है वो Cu2O होता है। तो ये हो गया एक अयस्क का नाम और उसका सूत्र, दोनों चीज़ें हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट कर लेंगे। हम लोग चलते हैं अगले सवाल जो कि लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह को समझाइए। किसको समझाना है आपको, क्रियात्मक समूह को समझाना है। तो क्रियात्मक समूह क्या है, जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो बताएंगे हम लोग क्या कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा समूह, किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा समूह जो कार्बन की श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। लिख लीजिए, किसी कार्बनिक यौगिक में ऐसा समूह जो कार्बन की श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब उसके बाद तुरंत आप नीचे लिखिएगा जैसे, जैसे आप लिखेंगे, जैसे क्या लिखेंगे कि एल्कोहल, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, ये देखिए सिंगल बॉन्ड OH है, क्या है, सिंगल बॉन्ड OH है, सिंगल बॉन्ड OH है, अर्थात यह एल्कोहल के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। ये भी लिख लीजिएगा, अर्थात यह एल्कोहल के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या लिख देंगे आप लोग, इसी प्रकार एल्डिहाइड, क्या, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड RCHO का क्रियात्मक समूह, का क्रियात्मक समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO है, सिंगल बॉन्ड CHO है, जो इसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो ये हो गया आपका क्रियात्मक समूह और उसका उदाहरण, ठीक है। आज देखिए आपके लिए यहाँ पे 2 सवाल हैं, धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण और इसका एक उपयोग भी लिखिए। तो जो आपका कॉपर ग्लांस है, कॉपर ग्लांस, देखिए इसका तो मैं कल आपको बताऊंगा, मैं आज इसको आपको बताता हूँ। धावन सोडा बनाने का रासायनिक समीकरण कि आप सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि धावन सोडा क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए आप लोग और इसका सूत्र बताइए। तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है
सोडियम कार्बोनेट, देख लीजिए नाम लिखिएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये शब्द जो लगा, देखिए कैसे बनाएंगे सूत्र इसका आप लोग। ये शब्द जो हाइड्रेट लगा है इसका मतलब है H2O, और डेका लगा इसका मतलब है 10, और सोडियम कार्बोनेट लगा इसका मतलब है Na2CO3। तो टोटल फार्मूला बना Na2CO3 इंटू 10H2O। ये है धावन सोडा का फार्मूला। तो ये धावन सोडा बनता कैसे है, धावन सोडा बनता कैसे है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो धावन सोडा बनाने का एक रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, एक रासायनिक समीकरण, और उसके बाद आपको इसका उपयोग लिखना है। तो धावन सोडा बनाने के लिए आपको सबसे पहले 3 पदों का प्रयोग करना पड़ता है। कितने पदों का प्रयोग करना पड़ता है? 3 पदों का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे? सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या है कि आप लोग गर्म कर दीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए, जिससे आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो देखिए समीकरण आप लिख लीजिए, समीकरण में लिखिए 2 पद होंगे। कितने पद होंगे? तो आप लिखिए इसका निर्माण 2 पदों में होता है। कितने पदों में होता है? 2 पदों में होता है। पहले पद में लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, आप लिखते जाइए, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए आप लोग NaHCO3 है, इसको गर्म करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, मतलब Na2CO3, और प्लस क्या क्या अलग हो जाता है? H2O और प्लस CO2 अलग हो जाता है। ठीक है ना? आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ये बन गया आपका NaHCO3, ये निकल गया Na2CO3 प्लस H2O और प्लस क्या? CO2। ठीक है, तो जो आपका Na2CO3 बना ये निर्जल है। क्या है? निर्जल, अर्थात इसमें कोई जल नहीं है। अभी आपको धावन सोडा बनाना है, तो धावन सोडा में आप देखिए कि यहाँ पे 10 H2O है, इसीलिए अब अगर आप धावन सोडा बनाना चाहते हैं तो दूसरे पद की क्रिया आपको करनी होगी, और दूसरे पद की क्रिया में आपको क्या करना है? सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर उसका क्रिस्टलीकरण करने से धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। लिख लीजिए दूसरे पद में, दूसरा पद है ये, तीसरा नहीं, दूसरा पद है। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर उसका क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग रिएक्शन लिख लीजिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसको घोला गया जल में। क्या घोला गया? जल में। तो जल में घोल कर इसका करा दिया गया क्रिस्टलन। क्या करा दिया गया? क्रिस्टलन। जल में घोल कर कराया गया इसका क्रिस्टलन। तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और देखिए सूत्र क्या बन जाता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। यही है धावन सोडा। तो इसको बनाने की विधि भी मिल गई आपको। तो आप पहले क्या करेंगे कि आप लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा, और उसको गर्म कर दीजिए, जिससे आपको मिल जाएगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट, और फिर निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल कर उसका क्रिस्टलीकरण करा दीजिए, आपको मिल जाएगा धावन सोडा। ठीक है, तो ये आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग क्या है? तो सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। कैसे? जब आग बुझाने वाले यंत्रों में ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी जाती है। किससे करा दी जाती है जी? सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी जाती है। और जैसे ही इसकी क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, तुरंत ही ये बना लेता है CO2, और वो जो CO2 गैस निकलती है वही आग को बुझा देती है। ठीक है, ये बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्रिया हो गई। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे। दूसरा इसका उपयोग क्या किया जाता है? दूसरा इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा बनाने में। क्या बनाने में करते हैं? बेकिंग सोडा अर्थात खाने वाला सोडा, वही जो सोडियम बाइकार्बोनेट था, NaHCO3 बनाने में, NaHCO3 बनाने में। ठीक है ना, ये इसका उपयोग हो गया। 2 उपयोग आपने देख लिया।
दूसरा और एक तीसरा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जल की कठोरता को दूर करने में। किसको दूर करने में? जल की कठोरता को दूर करने में। तो जल की कठोरता को भी आप इससे दूर कर सकते हैं। तो ये आपके 3 उपयोग हो गए। ज़रूर आप इनको याद रखिए, और मैंने जो कहा था आप अलग कॉपी बना के उसमें लिखते जाइए, आप उसमें लिखते भी जाइए, क्योंकि आपको एक प्रश्न उत्तर तरीके से मिलता चला जाएगा ये, ठीक है ना। तो आज का आपका होमवर्क क्या था? आज का आपका होमवर्क था कि आपको बनाना था बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियाँ, उसका रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। कल की क्लास में हम इसका आंसर देखेंगे। तब तक के लिए आज आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी में नोट करिए तथा अपनी तैयारी को 2 कदम आगे बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टाटा बाय बाय।